एक बुद्धिमान लड़की की 4 बातें। दोस्तों, अगर इस बुद्धिमान लड़की की 4 बातों को हमने अपने जीवन में उतार लिया, अगर हमने मान लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान लड़की ने, एक चतुर लड़की ने कैसे एक मंत्री की जान बचाई, अपनी केवल बुद्धिमता के कारण, केवल अपनी चतुराई दिखाते हुए एक मंत्री की जान बचाई। और ऐसी 4 बातें बताई जो आम इंसान के जीवन में, हमारे तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी कोई बात समझ में आएगी। और आप लोगों ने खोल लिया है तो वीडियो ज़रूर देखें पूरा। और कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक और निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहुँच सकें और आप लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। तो आ जाओ, आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा निवास करता था और वो बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले महाराज। वो एक दिन की बात कि उनकी रानी छत के ऊपर खड़े होकर के स्नान ध्यान करने के बाद और अपने केसों को सुखा रही थी, तो उसी महल की बगल से एक रास्ता जाता था। उस रास्ते पर एक मछुआरा अपने सर पर एक टोकरी रख करके उसमें कुछ मछलियाँ ले करके और उसी महल के किनारे से निकला, उसी महल के पास से निकला। और जब वो मछुआरा निकला तो महारानी की नज़र पड़ गई, और महारानी की नज़र पड़ी तो महारानी ने उसे हाथ का इशारा दे करके अपने पास बुलाया। एक दासी को भेजा है कि उस मछुआरे को अपने पास में बुलाओ, लेकर के आओ यहाँ पर। जब दासी उस मछुआरे को लेकर के आई, महारानी के पास में मछुआरा खड़ा है, दासी खड़ी है और रानी, केवल 3 लोग हैं। तीनों लोगों ने देखा तो मछुआरे की डलिया जिसमें मछली बड़ी पड़ी थी, उसमें एक बहुत सुंदर सबसे ऊपर एक मछली थी। तो रानी ने उस मछुआरे से एक प्रश्न कर दिया, अरे मछुआरे, एक बात बताओ, आपकी ये सबसे ऊपर जो सुंदर सी मछली है, ये मछली नर है या मादा है? अगर ये मछली मादा होगी तो इसे हम खरीद लेंगे। मेरे भैया मछुआरे ने कोई जवाब नहीं दे पाया। तब तक क्या हुआ कि जो सुंदर सी मछली थी वो एकदम खिलखिला करके हंस पड़ी, और हंसने के बाद उन सब मछलियों के नीचे चली गई टोकरी में। मछुआरा, रानी और वो दासी तीनों देखते ही देखते खड़े रह गई। मछुआरे ने अपनी डलिया उठाई, सर पर रखी, निकल गया वहाँ से, ना कोई जवाब दिया ना कुछ। लेकिन रानी को वो बात अखर गई, दिमाग में बैठ गई, ये मछली हंसी तो हंसी क्यों, कारण क्या है इसका? और न मछुआरे ने कोई बात बताई। संध्या हुई। संध्या के समय महाराज जब अपने राजकाज से निवृत्त होकर के अपने दरबार को विराम करने के बाद भवन में आए हैं, तो महारानी ने महाराज को बिठाया, बिठाने के बाद भोजन कराया, भोजन कराने के बाद पैर दबाने लगी है, सेवा करने लगी। और सेवा करते समय पूछा, महाराज आज मेरे दिमाग में एक शंका है। बोले क्या? बोले आज मैंने एक मछुआरे को अपने पास बुलाया था और उस मछुआरे की पास में कुछ मछलियाँ थीं, तो उसमें एक मछली बहुत सुंदर थी। मैंने उस मछुआरे से केवल एक छोटा सा प्रश्न किया था कि भाई मछुआरे, ये बताओ, ये जो सबसे सुंदर मछली है, ये नर है या मादा है? तो मछुआरे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मछली मुझे देख करके बहुत तेज हंसी, और हंसने के बाद जो डलिया में और मछली भरी पड़ी थी उनमें नीचे चली गई। उसके बाद मछुआरा डलिया लेकर के चला गया, लेकिन महाराज मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। महाराज ने कहा, रानी चिंता ना करो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर देंगे। मेरे भैया सुबह हुआ, सुबह होते ही राजा अपने दरबार में पहुंचे। सब मंत्रियों को, सब सैनिकों को, सब जितने भी सलाहगीर थे सबको बुलाया, सबको बुला करके बैठा लिया। बैठाने के बाद कहा है कि आज राजकाज का काम नहीं होगा, आज सिर्फ एक बात पर डिस्कशन होगा। क्या? बोले आज ये होगा कि मेरी रानी ने एक प्रश्न किया है कि जो मछुआरे की डलिया में वो मछली थी, पूरी बात बताई, वो मछली हंसी क्यों मेरी महारानी को देख करके, और या किसी और को देख करके हंसी क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए। मेरे भैया सब लोगों ने मना कर दिया। अब एक मंत्री था, वो मंत्री उठ करके खड़ा हुआ, बोले महाराज हम आपके मंत्री हैं, आपकी हर बात का समाधान करना हमारा धर्म है, तो महाराज हम कोशिश करेंगे तो आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। महाराज ने देखा, बोले कोई नहीं उठा, तुम उठे हो, चलो ठीक है, आप हमें इस चीज़ का जवाब दीजिए। बोले महाराज अभी नहीं, हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। बोले ठीक है देते हैं, लेकिन लौटते समय ध्यान रखना, अगर 6 महीने बाद तुम जवाब लेकर के नहीं आए तो हम तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे, फांसी लगवा देंगे, मरवा देंगे तुम्हें हम। बोले ठीक है। मेरे भैया मंत्री वहाँ से चला गया। कहाँ? देश विदेश राजाओं के राज्य में घूम रहा है, न जाने कितने विद्वानों से मिला, न जाने कितने राजाओं से मिला, न जाने कितनी प्रजा से मिला, और सिर्फ उसका यही सवाल था कि वो रानी को देख करके मछली हंसी तो हंसी काहे क्यों, कारण क्या था जो इतनी तेज और वो मछली हंसी? लेकिन मेरे भैया विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता है। कई मास निकल गए, लेकिन उस मंत्री को कोई जवाब नहीं मिला। अब हताशा हुआ मंत्री, 5 महीने बीत गए। अब मंत्री ने विचार कर लिया, अब मुझे मालूम पड़ गया मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा,
और महाराज ने ये कह दिया है कि अगर जवाब लिए बगैर लौट करके आए तो हम तुम्हें मरवा देंगे। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 माह बचा है, 5 महीने बीत चुके हैं। मेरे भैया ऐसा विचार करने के बाद में मंत्री वहाँ से चल दिया कहाँ, अपने घर की तरफ। अब मंत्री के दिमाग में एक विचार आया, बोले हो सकता है राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, चतुरा और बचते रहो थोड़ी राखे प्रीत, ये चारों बहुत खतरनाक होते हैं, राजा योगी अग्नि और जल। हो सकता है राजा के दिमाग में कोई बात आ जाए और अगर हमसे जवाब नहीं दिया गया तो हो सकता है राजा हमें फांसी लगवा दे, और हो सकता है मेरे परिवार को भी पास साथ में फांसी लगवा दे, तो मेरा एक मासूम सा लड़का मारा जाएगा, परिवार पूरा मारा जाएगा, निर्दोष बच्चे मारे जाएंगे मेरे। तो उस मंत्री ने अपने लड़के को पास में बुला कर एक बात कही, बेटा तुम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि तुम इस राज्य में लौट करके दोबारा मत आना। क्यों? पूरे लौट करके इसलिए मत आना कि राजा ने हमें सवाल पूछा था कि वो मछली मेरी रानी को देख करके काहे को हंसी, और ये भी कहा था कि अगर तुम्हें जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। मुझे जवाब नहीं मिला है, हो सकता है अगले महीने में मुझे फांसी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि राजा के दिमाग में कोई बात आ जाए तो बेटा मेरे साथ तुम्हें भी फांसी लगवा दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे एक निर्दोष की जान जाए, मेरे पीछे तुम मारे जाओ। बेटा तुम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि लौट करके दोबारा इस राज्य में मत आना। मेरे भैया अपने पिता की बात सुन करके बेटा की आंखों से आंसू निकल गए। बोले पिताजी चिंता मत करो, हैं ये शरीर तुम्हारा है, तुमने दिया है, अगर मरना ही है तो मर जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। मेरे भैया बाप के बार बार कहा बेटा चले जाओ, हम तुम्हें समझा रहे चले जाओ। तब जा करके वो बेटा वहाँ से निकल करके चल दिया। कहाँ चलता चला जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएगा, चलता जा रहा है, लेकिन विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता है। इधर तो 1 महीने का समय है अभी, उधर वो बेटा चलता हुआ जा रहा है। तो रास्ते में उसे एक किसान मिला। वो किसान क्या था? वो किसान ऐसा था कि शहर से अपना सामान, अपने गेहूं अनाज कुछ भी बेच करके वापस अपने गांव जा रहा था। तो उस किसान को जाता देख वो मंत्री का लड़का और उस किसान के साथ में चल दिया। किसान ने कहा चलो ठीक है, रास्ते में पैदल यात्रा है, लंबी यात्रा है, तो 1 से 2 भले। दोनों चलते चले गए। अब किसान का तो ठिकाना था, अपने घर जा रहा था, लेकिन उस मंत्री के लड़के का कोई ठिकाना नहीं था। चलते चले गए मेरे भैया, धीरे धीरे बातें करते हुए निकलते हुए चले जा रहे हैं। तो एकदम मंत्री के लड़के ने कहा किसान से, भैया हम तुमसे एक बात कहें, बुरा मत मानना। बोले कहो। अभी रास्ता बहुत लंबी है और कठिन भी है, तो भैया इसके लिए मेरे दिमाग में एक उपाय है। बोले क्या? कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलिए और फिर आधे रास्ते मैं आपको ले चलूँगा। एकदम किसान सोचने लगा, बोले पागल है बिल्कुल, हैं? आधे रास्ते तू मुझे ले जाएगा और आधे रास्ते मैं तुझे ले जाऊँगा? ऐसा नहीं हो सकता। अपने दिमाग में, किसान के दिमाग में विचार आया। बोले ऐसा लगता है कि ये लड़का थोड़ा पागल है। फिर आगे चल दिए, बढ़ते चले गए। आगे एक नदी मिलती है। उस नदी की बगल में एक बहुत सुंदर पर्वत है। पर्वत के ऊपर दोनों चढ़ गए तो क्या देखा आगे कि चंदन का एक बाग है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। दोनों पर्वत पर एक पत्थर पर बैठ करके आराम कर रहे हैं। तो उस मंत्री के लड़के ने अपने पास से एक चाकू निकाल करके दिया और उस किसान से कहा, भैया आप एक काम कीजिए। बोले क्या? ये मेरा चाकू ले जाइए, और ये चाकू बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भले संभाल करके ले जाना है, और आप इस लकड़ी का बाग है, इस बाग में चले जाओ और आप 2 घोड़े ले आइए। किसान ने कहा, बोले पागल है बिल्कुल, हैं? ये लकड़ी का बाग है और उसमें घोड़े कहाँ से लेकर के आएंगे? अब किसान को 50% विश्वास हो गया कि ये लड़का थोड़ा पागल है। मेरे भैया अब दोनों वहाँ से फिर चल दिए। अब किसान थोड़ा बातें कम करने लगा उससे, क्योंकि विचार कर रहा है कि अगर मैं इसके साथ में चला तो ये मुझे भी अपने जैसा पागल बना देगा। अब बताओ, लकड़ी के बाग से और घोड़े मंगा रहा है, ये बिल्कुल पागल लग रहा है। मेरे भैया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या देखा कि कुछ आबादी क्षेत्र आने वाला है। उससे पहले किसान की फसल खड़ी है, एक किसान की बहुत सुंदर लहलहाती फसल है, हरियाली है उसमें। और तो उस किसान ने कहा है, देखो बेटा ये किसान की कितनी सुंदर फसल है। अब बेटा पे फिर नहीं रुका गया, बेटा ने फिर जवाब दे दिया, भैया आपको कैसे गारंटी है कि ये किसान की फसल है? हैं? अगर ये बच जाएगी तो किसान की फसल है, अन्यथा कोई किसान की फसल नहीं है। बची है या नहीं बची है इसकी किसी के पास गारंटी नहीं है। अब तो पूरा विश्वास हो गया 100% कि ये लड़का पागल है। क्यों? कि किसान विचार कर रहा है कि मुझे मालूम है ये फलाने सिंह की फसल है, और ये कह रहा है कि आपके पास क्या गारंटी है। अरे अब इससे बातें करना बेकार है। इतना सोच करके आगे बढ़ते चले गए।
धीरे 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 समय निकलता जा रहा है। मेरे भैया आगे नदी पड़ी है। नदी में किसान ने अपने जूते उतारे। जूते उतारने के बाद अपना पाजामा ऊपर किया। पाजामा ऊपर करने के बाद और उस नदी को पार करने लगा है किसान। हालांकि नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, पानी थोड़ा था, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पत्थर पड़े हुए थे। तो किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किसान ने जल में अंदर जा कर के पीछे नज़र घुमा करके देखा। क्या देखा कि वो लड़का आ रहा है, लेकिन लड़का आ रहा है उसने ना कोई पजामा ऊपर किया है और ना जूते उतारे हैं। जूते पहन करके नदी में घुस गया। अब तो किसान को पूरी तरह विश्वास हो गया, बोले ये लड़का पागल है। धीरे धीरे किसान अपने गांव में पहुंच गया और जब गांव में पहुंचा तो उस किसान ने कहा, बेटा देखो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, लेकिन उससे पहले आप मेरे घर चलिए, भोजन करिए, आराम करिए। आराम करने के बाद तब आप जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हो। तो उस किसान के बेटे ने कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। क्यों? बोले मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं जा सकता, क्या तुम्हारे घर की छत इतनी मजबूत है कि मैं तुम्हारे घर चला जाऊँ? अब किसान ने कहा, तुम्हें नहीं जाना है मत जाइए। क्रोध आ गया किसान को, तुझे जाना नहीं है तो मत जाइए, लेकिन मेरे ऊपर दोष मत लगाइए। हैं, मेरे घर की छत मजबूत है, क्या मेरे घर की छत से लड़ने के लिए जा रहा है? मेरे भैया वहीं गांव से बाहर एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में वो बेटा रुक गया, लेकिन किसान के घर नहीं गया। अब किसान धीरे धीरे अपने घर पहुंचा, लेकिन किसान के घर में एक बहुत सुंदर बिटिया थी और बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही चतुर थी। उस बिटिया ने अपने पिता का चेहरा पढ़ करके बता दिया, बोले पिताजी आज आपके ऊपर कोई मुसीबत है, क्या चक्कर है, आप टेंशन में लग रहे हो, थोड़े सुस्त भी हो, गुस्सा भी हो, कारण क्या है? किसान ने सारा हाल बताया। बेटा मुझे एक पागल लड़का मिला था। सबसे पहले तो उसने एक बात कही थी मुझसे, बोले क्या? कि आधे रास्ते तुम मुझे ले चलो और आधे रास्ते मैं तुम्हें ले चलूँगा। बोले बेटा वो पागल था। बिटिया ने कहा पिताजी वो पागल नहीं था, बहुत चतुर था। बोले क्यों? बोले वो इसलिए चतुर था कि उसने तुमसे ये नहीं कहा था कि आप मुझे पीठ पर बिठा करके आधे रास्ते ले चलिए, फिर मैं आधे रास्ते आपको पीठ पर बिठा करके ले चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं था उसका मतलब। बोले फिर क्या था? बोले उसका मतलब ये था कि लंबी रास्ता है, आधे रास्ते आप हमें कोई कहानी सुनाइए, आप हमसे कोई ऐसी बातें कीजिए जो आधे रास्ता आप हमें पार करा दीजिए, फिर आधे रास्ते मैं आपको कुछ सुनाऊंगा जिससे बोलते बातें करते करते और रास्ता पार हो जाएगा। पिताजी उसका ये मतलब था, वो पागल नहीं है। अच्छा ठीक है, चल पागल नहीं है, मानता हूँ, पहले सवाल का तूने जवाब दे दिया, लेकिन दूसरी बात, उसने एक चाकू दिया था मुझे और चाकू देकर के मुझसे कहा था कि जो चंदन का ब्रज, वो चंदन का बाग था, उस बाग में चले जाओ, 2 घोड़े ले आओ। अब तू ही बता बेटा, वो पागल नहीं था तो कौन था? हैं, उस जंगल के उस चंदन के बाग में घोड़े कहाँ से आ गए? बोले पिताजी वो पागल नहीं था, तुम फिर भी नहीं समझ पाए, बड़ा चतुर था वो। बोले क्यों? बोले उसने तुमसे घोड़े लाने के लिए नहीं कहा था। बोले फिर? बोले उसने तुमसे तो लकड़ी लाने के लिए कहा था कि जब रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं ना तो लकड़ी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तो एक लकड़ी थोड़ा सा सहारा ही हमें घोड़े का काम करता है। बोले पिताजी उसका मतलब ये नहीं था कि आप घोड़े ले आओ, उसका मतलब सिर्फ ये था कि आप कोई लकड़ी ले आओ। पिताजी ने कहा चल ठीक है, मानता हूँ तेरी ये भी बात, मानता हूँ कि वो पागल नहीं था, लेकिन तीसरी बात, मुझे मालूम है वो फलाने सिंह किसान की फसल थी और मैंने उसे बताया, बोले उसकी कितनी सुंदर फसल है, तो उसने क्या जवाब दिया था मालूम है? क्या गारंटी है कि उसकी फसल है? अब बताओ बेटा, मुझे पक्का मालूम है उसी की फसल है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? बोले पिताजी वो फिर आप नहीं समझ पाए, उसने बहुत सुंदर बात कही थी। बोले क्या कही थी? बोले उसने ये कहा था तुमसे कि फलाने सिंह किसान की फसल है, तुमने उससे कहा था, लेकिन उसने कहा था कि क्या गारंटी है? तो पिताजी ऐसा भी तो हो सकता है कि उस किसान ने, जिनका तुम नाम ले रहे हो, उन किसान ने किसी साहूकार से कर्ज ले लिया हो, तो किसान फसल करते ही करते उस कर्जदार के पास में चली जाएगी, फिर उसकी कहाँ बची? बोले बेटा सही है, सही बात है बिल्कुल। अच्छा चौथी बात बेटा उसने ये कहा था, कहा कुछ नहीं, लेकिन जूते पहन करके नदी में घुस गया, तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल पागल है। बोले पिताजी वो पागल नहीं है। बोले क्यों? बोले अनजान रास्ता थी, वो उस रास्ते पर शायद पहली बार आया होगा, और उसके बाद में नदी में पानी में अंदर कंकड़ भी हो सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं जो उसके पैरों में चुभ जाते, वो पिताजी इसलिए जूते पहन करके पार हुआ है। अच्छा बेटा चल ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसने आखिरी 5वीं बात मुझसे जो कही उसका जवाब तो बेटा तेरे भी पास नहीं होगा, किसान कह रहा है अपनी बिटिया से। बोले क्या? मैंने उससे कहा था बेटा कि तू मेरे घर चल, भोजन करना, आराम करना, उसके बाद चले जाना, लेकिन उसने मुझसे ये कहा था कि क्या तुम्हारे घर की छत इतनी मजबूत है कि मैं तुम्हारे घर चलूँ? अब बता बेटा, छत से उसका क्या लेना देना? मेरे घर की छत उसके ऊपर गिर रही थी क्या, जो वो डर के कारण नहीं आया? बिटिया ने कहा पिताजी तुम नहीं समझ पाए, वो बहुत चतुर इंसान है। बोले क्यों? बोले उसने ये कहा था कि क्या तुम्हारी हैसियत है मुझे अपने घर ले जाने लायक? वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कोई अमीर इंसान है, हो सकता है राजा महाराजा के घर से हो। मेरे भैया पिताजी आप अगर आज्ञा दो तो उसे अपने घर बुलाइए और अपने घर बुला करके उसे भोजन कराइए। अब पिताजी उसे लेने के लिए गए।
लेकिन उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। तो बिटिया ने भोजन बनाया बहुत सुंदर तरीक़ा से। एक थाली में 12 रोटी गिन करके रखी, और 12 रोटी गिरने के बाद एक कटोरा में थोड़ी सी खीर रखी, और एक जग भर के और दूध रख दिया थाली में, और एक नौकर को दे दिया, बोले ले जाओ और जो कुटिया पर, जो झोंपड़ी पर एक बाहर का इंसान रह रहा है ना, उसे खिला देना, और उससे एक बात कह देना। बोले क्या? उससे बात ये कह देना कि 12 महीने की साल है, 12 महीने की साल है और पूर्ण चंद्रमा की रात है। 12 महीने की साल है और पूर्ण चंद्रमा की रात है, और लबालब भरा समुद्र है, लबालब भरा समुद्र है। अब मेरे भैया वो लेकर के चल दिया नौकर, उसे क्या मालूम था। अब नौकर को थोड़ी भूख लगी थी, उसने विचार किया, बोले उसको, लड़की को तो मालूम नहीं पड़ेगा, इसमें से थोड़ा भोजन मैं कर लेता हूँ, थोड़ा उसे करा दूंगा। तो उसमें से आधी सी खीर खा ली कटोरा से, और उसमें से एक रोटी खा ली, और थोड़ा सा दूध पी लिया। उसके बाद में ले जा करके उसके पास में रख दी, और जाते ही जाते कहा कि ये हमारी राजकुमारी ने, किसान की लड़की ने एक बात कहलवाई है। बोले क्या? कि 12 महीने की साल है और पूर्ण चांद की रात है और लबालब भरा समुद्र है। वो लड़का समझ गया, बहुत चतुर था। उसने देखा, बोले एक रोटी कम है, तो उसने कह दिया, और देखा खीर कम है और दूध कम है, तो उसने कह दिया उस लड़की से, ये कह देना कि 11 महीने की साल है, क्योंकि एक रोटी वो खा चुका था। 11 महीने की साल है और आधा चंद्रमा की रात है, आधे चांद की रात है, और समुद्र में पानी कम हो चुका है। मेरे भैया जब वो नौकर लौट करके आया, लड़की को सारी बात बताई, लड़की समझ गई। उसने कहा, बेवकूफ़, किसी को भोजन कराते समय तुझे मालूम होना चाहिए, झूठा भोजन नहीं कराते, तूने भोजन झूठा कैसे किया? बोले गलती हो गई हमसे। अब पिता ने सुना, बोले बेटा तुम्हें कैसे मालूम है किसने भोजन झूठा किया है? बोले पिताजी मैंने 12 रोटियाँ रखी थी, और इससे कहलवाया था कि 12 महीने की साल है, यानी 12 रोटियाँ थीं, और एक कटोरा खीर रखी थी कि पूर्ण चंद्रमा की रात है। तो इस पागल ने उसमें से एक रोटी खा ली, जिससे उसने कहलवा दिया कि 11 महीने की साल है, और आधी खीर खा ली उसने, तो उसने कह दिया कि अर्ध चांद की रात है, और दूध से भरा हुआ मग लबालब था, इसने थोड़ा सा पी लिया, तो उसने कह दिया समुद्र खाली हो चुका है। मेरे भैया उस मंत्री के लड़के को घर बुलाया, उस बिटिया की बातें हुई। उस बिटिया ने कह दिया, बोले तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, अब ये बताओ तुम ऐसे मारे मारे क्यों घूम रही हो? मंत्री के लड़के ने साफ साफ बताया, बोले मेरे पिता के ऊपर संकट है, और मेरे पिता ने मुझे निकाल दिया है, और मुझसे ये कहा है कि इस राज्य में लौट करके मत आना, क्योंकि मेरे सारा हाल बताया, क्योंकि एक मछली क्यों हंसी, इस कारण से मेरे पिता को फांसी होने वाली है। वो लड़की ने थोड़ी देर चुप रह करके विचार किया, उसके बाद गया, कहा चलो ठीक है, अपने राज्य में आप हमें ले चलिए और हम तुम्हारे महाराज को जवाब देंगे। मेरे भैया धीरे धीरे वो लड़की और वो मंत्री का लड़का और वो किसान तीनों लोग पहुँचे। तब तक पूरी तरह तैयारी हो चुकी थी उस मंत्री को मारने की। जा कर के राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने देखा, बोले कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे इन मंत्री साहब को मत मारिए, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। बोले ठीक है। मंत्री को वहाँ फांसी के तख्ते से हटा दिया गया। और तब लड़की ने कहा है, आप पूछिए महाराज से क्या पूछना चाहते हो? बोले बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी रानी को देख करके वो मछली काहे क्यों हंसी? उस लड़की ने कहा, महाराज वो मछली केवल इसलिए हंसी, वो तुम्हारी रानी को देख करके नहीं। बोले फिर? बोले तो फिर उस मछुआरे को देख करके? बोले उसको भी नहीं। बोले फिर? बोले उनकी बगल में एक दासी खड़ी थी, उसको देख करके हंसी। बोले क्यों? बोले वो दासी नहीं थी। बोले फिर? वो एक लड़का था। क्या? बोले हाँ, वो एक लड़का था। और तुम्हारी रानी ने ये बात कही कि अगर ये मादा हो तो मैं खरीद सकती हूँ, अगर ये नर होगा तो मैं नहीं खरीदूंगी। तो वो मछली हंस गई। बोले इससे हम मछलियों में नर मादा से फ़र्क पड़ता है, लेकिन दासियों में नर मादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मछली सिर्फ और सिर्फ इसलिए हंसी थी। महाराज ने उस दासी को बुलवाया। उसको जब उससे चेक करवाया गया तो मालूम पड़ा कि ये तो नर है। उसे पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया। इस तरह से मंत्री की जान बचाई एक लड़की ने। अपने छोटे से दिमाग को लगा करके, चतुराई के दिमाग को लगा करके एक निर्दोष मंत्री की जान बचा ली। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी को सुनने से किसी के जीवन में कोई प्रभाव पड़ जाए और हो सके किसी का जीवन थोड़ा सा सफल हो जाए। हमारा सिर्फ यही मकसद है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।